बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि साथ साथ हमें ज्वाइन करते जाएंगे स्टूडेंट्स। तो मैं क्लास शुरू करती हूँ। आज हमने स्टडी करने थे 6 पॉइंट्स ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देयर वुड बी अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम based on direct adult franchise, and representation of province would be on the basis of population in the federal legislature. फेडरल लेजिस्लेचर में प्रोविंसेस की जो प्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन की बेस पर होगी, और तमाम जो सूबे हैं उनको इख्तियारात हासिल होंगे कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। The federal government will be restricted only to foreign affairs, defense and currency. फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स तक खुद को महदूद रखेगी, डिफेंस करेगी तमाम प्रोविंसेस का, और करेंसी के मामलात को संभालेगी। एंड इवन regarding foreign affairs, the dealings of economic matters would rest with the provinces. और फॉरेन अफेयर्स में जो डीलिंग होगी, पैसों का लेन देन होगा, मौशी जो मैटर्स होंगे, वो तमाम प्रोविंसेस अपने अपने खुद देखेंगे, इख्तियारात को खुद संभालेंगे। देयर वुड ईदर बी टू डिफरेंट करेंसीज फॉर द टू विंग्स और द सिंगल वन विद सेपरेट फेडरल रिजर्व सिस्टम फॉर ईच विंग। यहाँ पे विंग्स की बात हो रही है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की, कि दोनों की अलग अलग करेंसीज होंगी। या इन दोनों की सेम ही करेंसीज होंगी, और ये अपने मामलात सेम करेंसीज पर करेंगे। द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दैट कलेक्ट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वुड लाई विद द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस टैक्स को इकट्ठा करेंगे और पावर की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, के तमाम इख्तियारात जो है प्रोविंसेस के जो आला ओहदेदारान है वही संभालेंगे, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होगा। द फेडरल गवर्नमेंट विल बी गिवन enough shares to fulfill its tasks of foreign affairs and defense. फेडरल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात होंगे वो महदूद होंगे, और फॉरेन अफेयर्स को संभालेंगे और डिफेंस में भी को भी संभालेंगे, और इसमें भी इकोनॉमिक मैटर्स जो है वो प्रोविंसेस खुद देखेंगे। देयर वुड बी सेपरेट अकाउंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फॉर ईच विंग। हर विंग का सेपरेट अकाउंट होगा, और इसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कोई अमल दखल ना होगा। द ईस्ट पाकिस्तान वुड बी गिवन द अथॉरिटी टू हैव अ मिलिशिया और पार्लियामेंट्री फोर्स solely under its provincial government. प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की जो है फोर्स होगी, पार्लियामेंट्री फोर्स होगी, और दोनों अपने ही इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उस पार्लियामेंट्री फोर्स को चलाएंगे। Like ALPPP also became popular mainly because of the popularity of भुट्टो। भुट्टो की पॉपुलैरिटी की वजह से पीपीपी और एएल जो थे दोनों पॉपुलर हो रहे थे। लाइक ALPPP वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स रीजन। ये दोनों अपने रीजन में रिस्ट्रिक्टेड हो गए, इनको बैन कर दिया गया। मेनली वेस्ट पाकिस्तान प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड पंजाब, और वेस्ट पाकिस्तान की जो पार्टीज थी उनको भी सिंध और पंजाब में बैन कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। पीपीपी पॉपुलराइज्ड इस्लामिक सोशलिज्म इन पाकिस्तान। इस्लामिक सोशलिज्म को पाकिस्तान में राइज किया पीपीपी ने। The PPP was also a great advocate of Kashmir cause, unlike AL. AL ने कभी कश्मीर इशू पर बात नहीं की थी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कश्मीर इशू पर बहुत सारी बात की थी, और उन्होंने इस अमर की याद दहानी करवाई थी कि इस इशू को खत्म होना चाहिए और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। This cause brought popularity to PPP by the West Pakistanis since it was an emotional topic for them and had little appeal for East Pakistanis. कश्मीर इशू जो है वो हमारे लिए इमोशनल इशू भी है अभी तक भी। तो इस वजह से पीपीपी जो है वो लोगों के दिलों में जगह बनाने लगे कि इन्होंने कश्मीर इशू के बारे में बात की है, तो इस तरह इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। भुट्टो एंड हिज पार्टी प्रॉमिस्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन। नेशन के साथ भुट्टो ने बहुत ज्यादा प्रॉमिस किए कि ये इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। द स्लोगन ऑफ रोटी कपड़ा एंड मकान इंडीड ब्रॉट कॉमनर्स अंडर द पीपीपीज फ्लैग।
जी, ये तीनों चीजें जो हैं वो हमारे जो अवाम है उनको बहुत ज्यादा अपील करती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस स्लोगन ने भुट्टो के फ्लैग के नीचे, पीपीपी के फ्लैग के नीचे बहुत से लोगों को जमा कर दिया। फाइनली the elections were held peacefully and 60% registered voters cast their वो 60% वोटर्स ने कास्ट किया वो उस वोट को, और पीसफुली इलेक्शन हुए। वैसे पाकिस्तान में ये बात काबिल कबूल नहीं है कि इलेक्शन पीसफुली हुए, लेकिन मान लेते हैं। यहाँ पे पार्टीज और पोजीशंस की बात की जा रही है। अवामी लीग रिजल्ट्स आफ्टर इलेक्शन, ये इनको स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आफ्टर मैथ ऑफ इलेक्शन एज पर एलएफओ, आफ्टर इलेक्शंस न्यूली इलेक्टेड पार्टीज फर्स्ट सेशन एंड देन विद इन 120 days न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, के जो न्यूली इलेक्टेड पार्टीज हैं एलएफओ के मुताबिक 120 दिनों के अंदर अंदर जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाएं और उस पर अमल दरामद करवाना शुरू करें। बट एएल एंड पीपीपी वर रेडी टू सिट एंड कन्विंस सेशन। दोनों पार्टीज जो थी वो इकट्ठी होकर सेशन बनाना चाहती थी और कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना चाहती थी। बोथ लीडर्स होल्ड एक्सट्रीम पोजीशंस, हाउएवर एएल वन मेजोरिटी, एएल ने मेजोरिटी हासिल की, और दोनों जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशंस हासिल की। बोथ डिडंट वांट टू सिट, इवन शेख मुजीब वांटेड सेशन। शेख मुजीब ने एक सेशन जो है वो करवाना चाहा, और भुट्टो ने उस सेशन से इनकार किया। भुट्टो अपोज्ड एनी सेशन, भुट्टो ने कोई भी सेशन लेने से इनकार कर दिया। It in a desperate bid to break the political deadlock, Yahya Khan announced that National Assembly session will be held in Dhaka on 3 March 1971 for seeking the solution of constitutional matters। जी, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो थे वो बिल्कुल सॉल्व नहीं हुए थे, और इस अमर को मद्देनजर रखते हुए जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को ढाका में अरेंज करने का जो है वो फैसला किया गया। 3 मार्च 1971 को ये पीपीएससी में पूछा जाता है कि कौन से इलाका में ये सेशन हेल्ड हुआ और कौन सी डेट में हुआ नेशनल असेंबली का सेशन। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एएल एंड पीपीपी डिनाइड, दोनों ने डिनाई कर दिया। लेटर ऑन March, East Pakistan province went on a tremendous strike and huge civil disobedience। ईस्ट पाकिस्तान ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दी और उन्होंने स्ट्राइक कर दी। Thereupon the army was called to curb their civil disobedience। आर्मी को बुलाया गया उनकी सिविल डिसोबीडियंस को खत्म करवाने के लिए, but the conditions further deteriorated and there was a great massacre due to the clashes that occurred to and fro between the मुक्ति बहिनी एंड पाकिस्तान मिलिट्री। जी, ऐसे ही है। दोनों जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है उनके दरमियान बहुत ज्यादा बड़ी खलीज हायल हो चुकी थी। दोनों अपने अपने मुताबिक अपने अपनी करेंसीज और अपने अपने डिफेंस के मुताबिक मुल्कों को चलाना चाहते थे। तो उसके लिए जरूरी था कि जो है अपना अपना निज़ाम राइज किया जाए। तो ऐसे में जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्ट्राइक की गई और इस स्ट्राइक को रोकने के लिए आर्मी को बुलाया गया। सिविल वॉर एंड मार्शल लॉ। After many attempts at that stage, Yahya Khan was suggested by his close associates to go for direct military action to curb the uprising of the Bengalis once and for all। बंगालीज को अपने साथ शामिल करने और अपने तमाम मैटर्स में इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन ये कोशिशें कारामद साबित ना हुई। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन Searchlight was launched at midnight on 25th March 1971 under Lieutenant General Tikka Khan, the newly appointed martial law administrator and governor of the Eastern Wing। इन सब मसाइल को देखते हुए मार्शल लॉ लगाया गया और ऑपरेशन सर्च लाइट किया गया। 25 मार्च 1971 में किसके अंडर था जी? जनरल टिक्का खान के अंडर।
जो कि न्यूली अपॉइंटेड मार्शल लॉ थे, और ईस्टर्न विंग पर इन्होंने जो है ऑपरेशन किया। AI Badr and AI Shams आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय JI। मुक्ति बहिनी क्या है जी, इसको स्टडी करते हैं। मुक्ति बहिनी also termed as the freedom fighters collectively referred to the armed organizations that fought against the Pakistan army during the civil war in East Wing। ऐसे ही है जी, तमाम ट्रबल्स को देखते हुए जो बैरूनी तौर पर थी और डिफेंस की थी, उनके साथ साथ जो अंदरूनी जो मुश्किलात थी उनका भी सामना करना पड़ा। जो हमारे लीडर्स थे, पाकिस्तानी लीडर्स थे, एट द वेरी बिगिनिंग, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें ये मुक्ति बहिनी का एक शोशा उठा, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स ने इकट्ठा होकर जो है आर्मी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। सिविल वॉर शुरू हो गई। इट वॉज डायनेमिकली formed by Bengali regulars and civilians after the proclamation of Bangladesh independence on March 26, 1971। इसका जी ये डिमांड थी कि बांग्लादेश को एज ए सेपरेट स्टेट माना जाए, और बंगालीज जो है वो अपना एक अलग स्टेट चाहते हैं, जो कि मार्च 1971 में फॉर्म किया गया। आफ्टर द वॉर मुक्ति बहिनी became the general term to refer to all forces, military and civilian, of former East Pakistani region fighting against the Pakistani armed forces during the East Wing Civil War। जी, बंगालीज ये समझते थे कि ये जो पाकिस्तानी है ये सब अपने रूल्स और अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, और बंगाल को भी उनको अपने ही रूल्स के मुताबिक चलाना चाहते हैं, अपनी करेंसी, अपने डिफेंस और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में उनको बेहतर ये लगा कि बांग्लादेश एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। आफ्टर मुक्ति बहिनी ऑपरेटेड एज एन इफेक्टिव गुरिल्ला फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने गुरिल्ला फोर्स बनाई पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। द पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग शॉर्टेज ऑफ गुड्स, इन्फ्लेशन, mainly because IMF and World Bank had ceased to support Pakistan's economy। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सब ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। ऐसे में जो अंदरूनी मामला थे उनको संभालना भी मुश्किल हो गया, और ये सिविल वार भी शुरू हो गई। तो ऐसे में जियोग्राफिकल फैक्टर, लॉन्ग डिस्टेंस, और जो जियोग्राफिकल फैक्टर था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का, इनका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस था। ऐसे में ये जो इकोनॉमिकल इश्यूज, डिफेंस इश्यूज, करेंसी इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज को इकट्ठे में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। एट दैट क्रूशियल टाइम व्हेन पाकिस्तान आर्मी वाज ऑलरेडी टू डाउन इन द dumps, Indian military intervention followed on 3rd December 1971, and a full-fledged war broke out on the eastern front of Pakistan। ईस्टर्न पाकिस्तान में 1971 में 3 दिसंबर में एक जंग शुरू हो गई। इसमें इंडिया ने भी मुदाखलत शुरू कर दी। तो ऐसे में वो चाहते थे कि फौरन ही एक जंग की जाए, ताकि पाकिस्तान को दोबारा, पाकिस्तान के जो तमाम सूबे हैं उनको दोबारा इंडिया का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि हमारे साथ लड़ सकें। ऐसे में उन्होंने 3 दिसंबर 1971 को वार जो है वो शुरू कर दी। मुक्ति बहिनी एंड द पब्लिक इन जनरल fully supported intrusion of the Indian Army that was duly aided by the Indian Air Force। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा जो है वेस्टर्न पाकिस्तान के, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और साथ में जो जंग थी उसको जारी रखा। ऐसे में वो चाहते थे कि पाकिस्तान दोबारा से इंडिया का हिस्सा बन जाए। उनकी बहुत ज्यादा कोशिश थी कि उनके यही जो इरादे थे ना पाकिस्तान बनने से पहले के भी थे, कि चलें पाकिस्तान को बनने दें, हम बहुत जल्द उसको फिर इंडिया का हिस्सा बना लेंगे। वर्ल्ड वाइड अपील्स वर मेड फॉर सीज फायर, बट इंडियन आर्मी कंटिन्यूड द वॉर दैट लास्टेड फॉर नियरली 2 वीक्स। ये वॉर लड़ी गई। इंडियन आर्मी ने जो है सीज फायर करने और जंग को खत्म करने का दिया ना दिया,
और पाकिस्तान की तरफ से ये अपील की गई कि इस जंग को खत्म किया जाए। At length, Pakistani commander Lieutenant General Niazi in East Pakistan had to surrender on the orders of his superiors along with his 93,000 troops at ढाका in 16 December। जनरल नियाजी जो थे ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर थे, उनको सरेंडर करना पड़ा ढाका में। इनके 93,000 जो ट्रूप्स थे उन समेत 16 दिसंबर को इन्होंने ढाका में सरेंडर किया। इन दिस वे डिस dismemberment of East Pakistan to Bangladesh happened on 16th December 1971। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग अलग हो गए। Yahya Khan stepped down and transferred all powers to Z.A. Bhutto in 1971, whose PPP won majority in West Pakistan। वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो के जो इख्तियारात थे वो ज्यादा थे, इनकी पार्टीज ने ज्यादा वोट हासिल किए थे। ऐसे में वेस्ट पाकिस्तान को जेड भुट्टो के हवाले कर दिया गया 1971 में। भुट्टो फर्स्ट सिविलियन मार्शल लॉ बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट एंड देन प्राइम मिनिस्टर। पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने पाकिस्तान के, फिर प्रेसिडेंट और फिर प्राइम मिनिस्टर बने। भुट्टो हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस आफ्टर सच डिजास्टर। एकदम से जो जिम्मेदारी उन पर आ पहुंची, ऐसे में उनको बहुत सारी जो ट्रबल्स थी वो फेस करना पड़ी। इन डिजास्टर्स को लेकर एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने लिया और पाकिस्तान को आगे लेकर चले। एनालिसिस कंक्लूजन, द स्टोरी ऑफ द 24 years ऑफ यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इज टेंस with grave misunderstandings, distrust and suspicion। जी बिल्कुल, सस्पिशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो 24 years इकट्ठे रहे वो अलहदा हो गए। It cannot be denied that it was a difficult and unusual political union from the very beginning, which could only be kept together by a constitution that ensured justice in order to engender mutual trust between the people of the two wings of the country। बिल्कुल ऐसा किया कि इन सब की जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग शामिल थे उनके ट्रस्ट को बहाल रखना बहुत जरूरी था। ऐसे में जो लॉन्ग डिस्टेंस था उसकी वजह से भी ये मामलात दरपेश आए कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग होना पड़ा, ये इकट्ठे ना हो पाए कॉन्स्टिट्यूशन पे, और जो क्यादत थी वो भी कमजोर थी। ऐसे में ये सारी डिफिकल्टीज को देखते हुए इन दोनों को अलग होना पड़ा। द commonality of religion was not enough to keep the two regions together। ऐसा ही है जी, रिलीजन एक होना जो था वो काफी नहीं था, और भी बहुत से अमूर में इनका इकट्ठे होना बहुत जरूरी था। With more than 1,000 miles of land and about 3,000 miles of sea between the two wings and the diversity of languages, ethnicity and cultures, the two parts of Pakistan could only stay together under a constitution that was acceptable to the peoples of both the regions। जी कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जाना था रीजन्स, दोनों रीजन्स में, लेकिन इनकी जो लैंग्वेजेस थी वो मुख्तलिफ थी, इनकी इनकी जो करेंसी थी, इनकी एथनिसिटी, कल्चर और इनके जो तमाम मामलात थे वो बिल्कुल सेपरेट थे। इस वजह से वो इकट्ठे ना रह सके। It needed honesty and sincerity on the part of the leaders and determination to live together। बिल्कुल जी, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है लीडर्स का इकट्ठे रहने के लिए। अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट द केस एंड पाकिस्तान फेल इनटू द हैंड्स ऑफ नैरो माइंडेड एंड द सेल्फ सर्विंग जनरल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। पाकिस्तान जो था वो सेल्फ सर्विंग पीपल से घिर चुका था। ऐसे में दोनों जो विंग्स थे उनका इकट्ठे होना बहुत मुश्किल था। द स्टेट बिकेम द हैंडमेडन ऑफ वेस्टेड interests in West Pakistan, which alienated the people of East Pakistan, eventually culminating in the disaster of 1971। It is needed both tragic and ironic that Bengalis succeeded from the Union of Pakistan, which they had sacrificed the most,
टू अचीव। बंगालीज जो थे वो अपनी यूनियन को बरकरार रखना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी वजह से ट्रेजिडीज पैदा होना शुरू हो गई और बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग होना पड़ा। इट वॉज द एरोगेंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट विच alienated the people of East Pakistan, ultimately pushing them into the arms of the demo, demagogue like Mujib, leading to the separation from West Pakistan। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर के जो अवामिल हैं उनकी तो बाद में जरूरत पड़ती है ना, जो अंदरूनी अवामिल हैं वही हमारे मुसलमानों को बखेरने के लिए काफी होते हैं। आज तक ऐसा ही हुआ है कि अंदर जो मौजूद मुसलमान हैं उन्होंने ही एक दूसरे को काटा है और अभी तक काट रहे हैं। अभी 2026 की जो जंग है ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें भी जो भी मुसलमानों को नुकसान हो रहा है वो अंदर के लोगों की वजह से ही हो रहा है, वरना बाहर के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचा सके। द एस्टेब्लिशमेंट इन वेस्ट पाकिस्तान नाउ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम सच पेनफुल एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जो है सेपरेट होने का एक पेनफुल एक्सपीरियंस लेना पड़ा। जुल्फकार अली भुट्टो एरा 1972, historical inheritances, challenges and opportunities, how his civilian interlude remains different from past legacies। जी हम इसको डायरेक्ट स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल इनहेरिटेंसेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज कि जेड ए भुट्टो ने जब इख्तियार संभाला था तो उनको कौन से चैलेंजेस और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हासिल थी। लो मोरल ऑफ नेशन आफ्टर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान 9300 prisoners and land in the hands of India। ऐसा ही है जी, 9300 prisoners उन्होंने अपने पास रख लिए थे और बहुत सा जो जमीनी खिता है वो भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। वेस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स, इनको भी संभालना था। डिग्रेडिंग इमेज ऑफ पाकिस्तान एज रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी। 20 December 1971, Zulfikar Ali Bhutto formally replaced Yahya Khan as President and Chief Martial Law Administrator Pakistan। 20 दिसंबर 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इख्तियार संभाला और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याह्या खान को रिप्लेस किया। फॉलोइंग द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ एंड द नेशनल असेंबलीज अप्रूवल ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 1973। इन डेट्स को जरूर जहन में रखें और याद करते रहें। 1973 में ये प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। ड्यूरिंग द फॉलोइंग 4 years हेल्ड पावर इन अ regime which remains a source both of controversy and of definition for contemporary Pakistan। Bhutto as presented with an opportunity to set Pakistan on a path with respect to civilian supremacy over the military, political institutionalization, center state relations and the role of Islam in public life। भुट्टो के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि अब जो ईस्ट पाकिस्तान का जो विंग है वो तो अलहदा हो चुका है, तो अब एक ही इलाका रह गया, एक ही विंग रह गया, तो इसमें जो है अपनी सुपरमेसी, अपनी पावर्स और इन सारी मिलिट्री और पॉलिटिकल जो पावर्स हैं इनको एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत थी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। कंसोलिडेटिंग सिविल रूल ओवर द मिलिट्री डिपैगल and the breakup of the country provided Bhutto with a major advantage in asserting civilian primacy over the army। हसन अफारी। जी ऐसा ही है, भुट्टो के पास अब ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद उनके पास एक ही खिता बचता था जिसमें वो अपनी जो पावर्स हैं उनका इनकाद कर सकें। ऐसे में उनके लिए जरूरी था कि अपनी तमाम जो एफर्ट्स हैं वो
वेस्ट पाकिस्तान पर लगाएं ड्यूरिंग ऑपरेशन सर्च लाइट एंड मार्शल लॉ इन द ईस्ट पाकिस्तान मिलिट्री फेस सीरियस चैलेंजेस। मार्शल लॉ की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। सरेंडरिंग ऑफ 93,000 prisoners was a big setback. As a result, the Pakistan Army's traditional unity cracked in these circumstances. पाकिस्तान की यूनिटी जो थी वो क्रैक हो चुकी थी इन हालात की वजह से, और 93,000 जो प्रिजनर्स थे उनको भी वापस लेना था और जमीनी खित्ते को भी वापस हासिल करना था। हाउ शुड द कंट्री बी आइडियोलॉजिकल या आइडियोलॉजिकली? द इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश dealt a body blow to the two nation theory, which had provided the official underpinning for the Pakistan demand and the state's construction। स्टेट की कंस्ट्रक्शन के लिए जो टू नेशन थ्योरी थी उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो साबित हुई। द बंगाली elites had shown that the common adherence to Islam was insufficient to keep them in the federation when their separate linguistic and economic interests were threatened by पंजाबी इंपीरियलिज्म। पंजाबी इंपीरियलिज्म की वजह से जो बंगाली लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे, उनको ये इंसफिशिएंट लगता था कि सिर्फ इस्लाम की बेस पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारे और भी इंटरेस्ट हैं, हमारे और भी इश्यूज हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम पंजाबी के जरिए डोमिनेटेड रहेंगे, तो ऐसे में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में ऐसा ही सेटअप होगा ना कि जैसे हिंदू जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे इंडिया में मुसलमानों पर, ऐसे ही फिर पंजाबीज जो थे वो बांग्लादेश पर डोमिनेट करना शुरू कर देते। ऐसे में फिर बांग्लादेश के जो एलीट क्लासेस थे उनको अपने हकूक से दस्तबरदारी अच्छी ना लगी, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि एक अलग स्टेट हासिल की जाए। भुट्टो, because of his Sindhi background, was at once level well placed to recraft a Pakistani identity based on pluralism rather than its former centralizing adherence to one language and one religion। जी, भुट्टो जो थे उनका जो बैकग्राउंड था वो सिंधी था। ऐसे में उनका जो ये मसला था, ये मामला था कि पंजाबीज की वजह से वो डोमिनेटिंग पंजाबीज रहेंगे, तो इस चीज को खत्म कर दिया गया। तो वन लैंग्वेज और वन रिलीजन के तहत जिंदगी गुजारना कुछ हद तक मुमकिन है। While he was personally liberal, he still felt compelled to talk in terms of Islamic socialism। इस्लामिक सोशलिज्म पर वो जो है बात करना उससे बेहतर समझते थे कि लिबरल होकर इस पर रिलीजन पर बात की जाए। As his regime moved away from its radical roots and came under more pressure from the status quo, he increasingly made concessions to इस्लामिस्ट ग्रुप्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशंस पैदा कर दी, उनकी राय को बहुत ज्यादा पावर दी गई, उनको ज्यादा इज्जत दी जाने लगी, इसके बावजूद कि वो खुद लिबरल थे। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक अहमदीज काफिर गुड टाइज विद इस्लामिक स्टेट्स। ये अहमदीज जो थे उनको काफिर करार दिया गया क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते थे, और 1973 के आइन में ये शामिल था। ही डायरेक्टेड पाकिस्तान मोर towards the Islamic culture world and encouraged increased trade and investment with the organization of the Islamic Conference states। उन्होंने OIC में भी अपनी जो है रुकनीत हासिल करना शुरू कर दी। ऐसे में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिन्होंने ट्रेड की और पाकिस्तान को आगे लेके चले। द न्यू कंट्रोल्स ऑफ द पोस्ट 1971 पाकिस्तान स्टेट सिग्निफाइड पंजाबी डोमिनेशन थी पाकिस्तान में। इट्स फर्स्ट लीडर however was a Sindhi। This offered the prospect for establishing a new decentralized and plural politics which could banish fears of Punjabi domination।
कि पंजाबी डोमिनेशन को एक सिंधी लीडर ने आके खत्म किया, और ये एक नया सेटअप था जिसको बहुत ज्यादा सराहा गया। Bhutto and the central province, Bhutto came from a military province, majority, minority province, Sindh, and he had often expressed sentiments in favor of provincial autonomy। provincial autonomy को बहुत ज्यादा फेवर किया, बजाय इसके कि वो सिंध को जो है डोमिनेटिंग करते, वो तमाम प्रोविंसेस को एक जितने ही इख्तियारात देना चाहते थे। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड मोर प्रोविंशियल autonomy that Pakistan's earlier constitutions। It also created a Council of Common Interest (CCI) to resolve economic disputes between the federating units। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा पावर्स और इख्तियारात दिए गए ताकि वो अपने मामलात को खुद संभालें। भुट्टो's dismissed of NAP led provincial government अताउल्ला मेंगल गवर्नमेंट इन बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में जो अताउल्ला मेंगल की गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस किया गया। इंटेंसिफाइड बलोचिस्तान नेशनलिज्म ऑर्डर्ड ऑपरेशन देयर। बलोचिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझा जाए, और नेशनलिज्म का नारा लगाया गया वहां पर भी। अभी तक ये जो मामलात हैं कुछ न कुछ गड़बड़ का शिकार है। dismissed NAP government in NWFP on same grounds claiming it worked against state Iraqi embassy issue। यहाँ पर एक इराकी एम्बेसी इशू भी शुरू हुआ कि जो है NAP गवर्नमेंट जो है NWFP ऑन द सेम ग्राउंड्स क्लेमिंग इट वर्कड अगेंस्ट स्टेट, कि ये दोनों जो पार्टीज है, ये दोनों इलाके जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। भुट्टो एंड पॉलिटिकल parties authoritarian in PPP factions within PPP, no party elections, patronage, ignored ideology, fired pulled loyal and ideological members of the party, placed landowners and opportunists होप्स वैनिश्ड। इसको हम कल स्टडी करेंगे, भुट्टो एंड पॉलिटिकल इश्यूज को। आज के लिए बस इतना ही, हमारी जो है क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो ये टॉपिक हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। आप लोग दोबारा से अपने स्टडीज की तरफ आ जाएं, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, साथ में जो है MCQs भी तैयार करते जाएं आप लोग। और थोड़ा सा रह गया इसका काम, इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन पर भी बात करेंगे। अपने लेक्चर्स को अच्छे से तैयार करते जाएं। अल्लाह हाफिज।